प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। ये स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट जैसे पी की वैल्यू अगर बहुत कम है और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स एन बहुत ज़्यादा है, इस तरह के केस में हम यूज़ करते हैं। और ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो डेटा होता है वो इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लें कि एक कंपनी में अगर औसतन एक दिन में 100 कॉल आ रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि 4 घंटे के अंदर 20 कॉल आएंगे। या अगर ऑन द एवरेज उस कंपनी में 100 कॉल आ रहे हैं एक दिन में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में 200 कॉल आएंगे या केवल 50 कॉल आएंगे। तो इस तरह का डेटा जिसमें मेनली नंबर ऑफ इवेंट्स इंटीजर होता है, इसको डील करने के लिए और हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स। गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब कि इवेंट अगर मान लें नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, तो जिसे 20 कॉल 1 घंटे के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि एवरेज वैल्यू दिया हुआ है उसी पीरियड के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इफ दिस इवेंट्स ऑकर विद इन ए नोन कांस्टेंट मीन रेट। मतलब मीन रेट मतलब कि ये पहले से पता होना चाहिए कि उस कंपनी में एक दिन में औसतन कितना कॉल आता है। इसी आधार पर हम एक दिन में या आधे दिन में या 4 घंटे में कितने कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जान सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अब चूंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये अज्यूम करता है कि हर टाइम पीरियड में जो एवरेज रेट होगा नंबर ऑफ इवेंट, मतलब एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन ए गिवन टाइम पीरियड, वो फिक्स होगा। लेकिन किसी कंपनी में दिन के टाइम में ज़्यादा कॉल आ सकते हैं, रात के टाइम में कम कॉल आ सकते हैं, या वर्किंग टाइम में जैसे मान लीजिए 10 से 4 बजे के बीच नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 4 बजे से 10 बजे रात के बीच नंबर ऑफ कॉल बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये थोड़ी लिमिटेशन है। और इसमें जो है नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड, जिसे इसका एक पेट एग्जांपल यही हमने जैसे अभी बताया था कि नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट ए कॉल सेंटर इन 1 आवर, क्या प्रोबेबिलिटी है। एक चीज और है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 पैरामीटर। जो औसत डेटा हम चाहिए कि औसत नंबर ऑफ इवेंट मतलब नंबर ऑफ कॉल, या ऐसे कर लें कि किसी शहर में एक साल के अंदर औसतन मान लीजिए 2000 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक महीने में कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक महीने में जो है 20 एक्सीडेंट होंगे या 30 एक्सीडेंट होंगे। इस तरह का डेटा हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं। और इसमें केवल एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमको औसत नंबर ऑफ इवेंट्स पता होना चाहिए। मतलब कि एक साल में औसतन कितना एक्सीडेंट होता है, या एक घंटे के अंदर औसतन कितने कॉल आते हैं। तो इस औसत जो वैल्यू होती है उसको एम या लेमडा या म्यू से हम डिनोट करते हैं, विच टेल्स द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल की जगह पर स्पेस इंटरवल भी हो सकता है, एरिया हो सकती है, या और कुछ भी हो सकता है। और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाउंडेड बाय जीरो एंड इन्फिनिटी। जैसे मान लीजिए कि एक दिन के अंदर 0 कॉल भी आ सकते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉल भी आ सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है। तो इस तरह का हम डेटा के केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इसके एजम्पशंस कुछ ये हैं, इवेंट्स आकर एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब कि ये अज्यूम करना होगा कि इतने टाइम में औसतन इतना नंबर ऑफ इवेंट आता है, वो फिक्स रहेगा। हालांकि अभी जैसे हमने बोला था कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि दिन में नंबर ऑफ कॉल ज़्यादा हो जाएंगे, रात में कम हो जाएंगे,
तो ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लेकिन इसका जो एजम्पशन ये है कि एक फिक्स टाइम के पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इवेंट फिक्स होंगे। वो टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, मतलब दिन का, रात का, या इस तरह से। ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर इवेंट, मतलब कि एक टेलीफोन कॉल आ रहा है तो उसका दूसरे टेलीफोन कॉल से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर शुरू के 10 कॉल आ गए और बाद के 10 कॉल, इनमें ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू का 10 कॉल आ गया तो बाद वाला कॉल कम हो जाएगा, तो हर कॉल इंडिपेंडेंट होगा। और डिस्क्रीट डेटा केवल जो है ये काउंटेबल होल नंबर्स पर ही है, मतलब इंटीजर पर ही ये काम करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब with the expectation of m events in a given time interval, probability of r events in the same interval is called probability mass function। इसको पीएमएफ बोलते हैं। जैसे बोले कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक दिन में 100 कॉल आ रहे हैं तो 100 जो हो जाएगा वो मीन वैल्यू होगी, वो m, और r हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अगर एक दिन में 100 कॉल आ रहे हैं तो एक दिन में 150 कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 150 जो है आर की जगह पर हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट जो हम चाह रहे हैं, और औसत जो कॉल है उसकी जगह पर एम आ जाएगा। इसका फार्मूला यह है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अब आर इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू आर। आर हमारा जो फेवरेबल इवेंट है, मतलब नंबर ऑफ कॉल्स हम जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो जो रैंडम वेरिएबल है x इक्वल टू आर हो। और तो इस केस में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू आर इक्वल टू m टू द पावर r इंटू ई टू द पावर माइनस m बाई r फैक्टोरियल। इसको जरा और ठीक तरह से हम देखेंगे तो ऐसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इवेंट्स, मतलब r मतलब जिसे 20 कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक घंटे के अंदर, तो r की जगह 20 हो जाएगा। और औसतन मान लीजिए कि एक घंटे में 30 कॉल आ रहे हैं या 15 कॉल आ रहे हैं, तो 30 की जगह पर m हो जाएगा औसत वैल्यू, और जो हम चाह रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी जानना है वो r होगा। तो इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ r इवेंट्स इक्वल टू औसत जो वैल्यू है m टू द पावर r इंटू ई टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। अब r का फैक्टोरियल होता है r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस, मतलब r की वैल्यू कम करते जाएंगे अप टू 1 तक। मतलब जिसे मान लीजिए r अगर 5 है तो फैक्टोरियल r मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से। और e जो है यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है 2.718 होता है। और ये तो r नंबर ऑफ इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी है। एक और इसमें फार्मूला आता है कि पी आर प्लस 1, मतलब कि आर इवेंट अगर आने की, जिसे मान लीजिए एक घंटे में 5 टेलीफोन आने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, वो मान लीजिए आर की जगह 5 है तो एक घंटे में 5 फोन कॉल आने की प्रोबेबिलिटी पी आर है। हम जानना चाहते हैं कि एक घंटे में 6 टेलीफोन कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका फार्मूला है पी आर प्लस 1। आर अगर 5 है तो आर प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6, तो 6 कॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ एवरेज कॉल्स इन एन आवर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 6, और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इवेंट मतलब पी आर। तो ये फार्मूला है पी आर प्लस 1 इक्वल टू एम अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी आर। इस तरह से हम किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जान सकते हैं। जैसा कि हमने बताया m है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कॉल्ड लैम्डा, मीन नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए गिवन इंटरवल। r होता है एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस, ये डेटा वेरिएबल होता है, इसको कहीं कहीं के नाम से भी बोला जाता है। और अब जिसे मान लीजिए किसी कॉल सेंटर पर एवरेज जो है
पर मिनट में m बराबर 3 है, मतलब उस कॉल सेंटर में 1 मिनट में 3 कॉल आ रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि 1 मिनट में एक कॉल आने की या 4 कॉल आने की या 1 से 4 कॉल के बीच में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जिसे रिसीविंग k इक्वल टू 1 to 4 कॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0.77 आएगा। मतलब मीन चूंकि 3 है तो 1 से 4 के बीच में कॉल आने की प्रोबेबिलिटी काफी होगी, तो 0.77 है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि 1 मिनट में 0 कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या 5 से ज्यादा कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मीन वैल्यू तो 3 है, 1 घंटे में औसतन 3 कॉल आते हैं। तो 0 कॉल आने की और 5 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो एक सैंपल जैसे ले लीजिए 0.23। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट्स, मतलब आर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को पी आर बोलें, तो इसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है और ये प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जबकि एन जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। जैसा कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से बोला था कि फ्रीक्वेंसी या आर नंबर ऑफ इवेंट्स होने की, मतलब कि प्रोबेबिलिटी अगर एफ है फ्रीक्वेंसी, तो आर नंबर होने की मतलब आर इंटू एफ, मतलब आर नंबर ऑफ इवेंट्स इंटू उस आर नंबर ऑफ इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी एफ, इनका सिग्मा लगा देंगे। मतलब F1R1 प्लस F2R2 प्लस FTR3, ये सारे को हम अगर सम कर देंगे तो NP होता है, N होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू P होता है एक ट्रायल में पॉसिबिलिटी क्या है। अब सिग्मा F बराबर 1 होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़, मतलब जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसको अभी ग्राफ से हम देखेंगे। एक और फार्मूला है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम फार्मूला है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट की जो एक ट्रायल में फेवरेबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है अगर P है, और एक ट्रायल में अनफेवरेबल, मतलब जिसको नहीं चाहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी Q है, तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। जैसे सिक्के उछालने के केस में, हालांकि वो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो अगर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/2, मतलब 1/2, मतलब आधा आधा चांस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। मीन वैल्यू जैसा कि हमने बोला m होगा, ये सिग्मा एफ आर अपन सिग्मा एफ तो 1 होता है, एनपी होता है। तो बाइनोमियल वाला जो फार्मूला है, मीन वैल्यू जो एनपी और सिग्मा एफ बराबर 1 और 1 इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये तीनों फार्मूले बाइनोमियल वाले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आते हैं। एक अंतर ये आता है कि यहाँ पर वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस होता है मीन वैल्यू के बराबर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एम, और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, इसको रूट एम या रूट वेरिएंस भी हम बोल सकते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन रैंडम वेरिएबल आर सेम। ठीक है, अब अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानना हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये फार्मूला है PMF इक्वल टू पॉइजन डॉट डिस्ट और ब्रैकेट के अंदर R कामा M कामा फॉल्स। इसमें ध्यान ये दीजिए कि R है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जितना हम चाहते हैं। जैसे अगर 1 घंटे में 5 कॉल आ रहे हैं तो औसतन तो M की जगह पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हम जानना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में 3 कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 हो जाएगा R। और फॉल्स हम तब देंगे जब हमको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब एक इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब 3 कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें। लेकिन अगर CDF जानना चाहें तो उसका फार्मूला है पॉइजन डॉट डिस्ट RM, ये सिर्फ फॉल्स की जगह पर ट्रू कर देंगे। ट्रू लिखने से इसका मतलब यह है कि हम कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जानना चाह रहे हैं, मतलब कि हम जानना चाहें कि अगर 5 नंबर ऑफ कॉल्स 1 घंटे में औसत वैल्यू है, तो R अगर 3 है तो हम
3 या 3 से कम, मतलब 0 कॉल, 1 कॉल, 2 कॉल या 3 कॉल, इतने कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 से कम नंबर ऑफ कॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा, 0 कॉल की प्रोबेबिलिटी, 1 कॉल की प्रोबेबिलिटी, 2 कॉल की प्रोबेबिलिटी या 3 कॉल की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला ये है। अब एक इसका ग्राफ किस ढंग से बनता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मीन इसकी वैल्यू अगर 2.4 है यहाँ पर इस ग्राफ में, तो और ये काउंट है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है। जैसे मान लीजिए काल के ही केस में अगर ले रहे हैं, 1 घंटे के अंदर काल की, या 1 घंटे के अंदर किसी शहर में नंबर ऑफ एक्सीडेंट, वो भी हो सकता है। जिसे मान लीजिए मीन वैल्यू 1 घंटे के अंदर नंबर ऑफ कॉल्स की 2.24 है, हम जानना चाहते हैं कि 4 कॉल आने की 1 घंटे के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो फेवरेबल इवेंट जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी जानना है वो एक्स एक्सिस पर होगा, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये वाई एक्सिस पर आएगा। तो ये कर्व पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी जैसे केस में अगर 2.24 देखिए, मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मीन जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे उसके लेफ्ट में राइट में जाएंगे प्रोबेबिलिटी बहुत कम मतलब हो जाएगी। मतलब 2.24 कॉल, नंबर ऑफ कॉल्स 1 घंटे में अगर औसत वैल्यू है, तो मतलब 2.24 की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी प्रोबेबिलिटी की। लेकिन 4 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, 6 कॉल आने की और भी कम प्रोबेबिलिटी, 8 कॉल की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 के बराबर हो गई 1 घंटे के अंदर। ऐसे ही 0 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसमें एक ध्यान दीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ है हर इवेंट के लिए, इन सबका जोड़ ये 1 हो जाएगा। ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट, सारी हाइट को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं हम पीएमएफ कर्व का। जिसे मान लीजिए मीन की जगह पर हमने यहाँ पर लेमडा लिखा हुआ है, लेमडा इक्वल टू 1, मीन वैल्यू अगर 1 है तो उसका ये कर्व ये देख लीजिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मीन वैल्यू 1 की में जो कर्व आता है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये वाला कलर, और जैसे जैसे मीन से ज्यादा जाएंगे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती जाएगी। अब नंबर ऑफ मीन ही मतलब औसत इवेंट की संख्या लेमडा अगर 4 रख लें तो 4 के लिए ये कर्व आता है, क्योंकि ये 4 जो वैल्यू है, चार इवेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे टेलीफोन के ही केस में ले लें, अगर औसत कॉल अगर हमारे 3 आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर 6 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, मीन वैल्यू अगर 3 है 1 घंटे के अंदर, तो 3 कॉल 1 घंटे के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 6 कॉल आने की या 7-8 कॉल आने की या 10 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसे ही 1 कॉल या 0 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस केस में। अब अगर लेमडा मीन वैल्यू अगर 10 मान लें तो ये कर्व और फ्लैट हो जा रहा है। यहाँ पर मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे राइट और लेफ्ट जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर एक चीज ये देखिए, ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, क्योंकि हम एक एक इंटीजर डेटा को डील कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो ये केवल दिखाने के लिए कर्व जोड़ा गया है। एक्चुअल जो डेटा है वो यहाँ पर जो क्लोज ये सर्कल बने हुए हैं वही डेटा है। तो ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, डिस्क्रीट कर्व है। एक इसका सीडीएफ देख लेते हैं इसी कर्व का। सीडीएफ मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटे के अंदर 3 कॉल आना जो है कि औसत वैल्यू है। अब हम चाह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 2 या 2 से कम कॉल कितने आएंगे। तो इस तरह के केस में, या 1 घंटे के अंदर 4 कॉल से कम कितने आएंगे, या 5 कॉल से कम कितने आएंगे। तो वो प्रोबेबिलिटी को हम जो है इस तरह से एस शेप्ड कर्व से डिनोट करते हैं। अब जिसे यहाँ पर देख लीजिए लेमडा इक्वल टू 10 है,
उसका कर्व ये है। अब इसमें का एस से इसलिए हो गया जैसे ये कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब औसतन अगर 1 घंटे में 10 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, लैम्डा इक्वल टू 10 है, तो यहां पर देखिए 0 कॉल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 5 कॉल की बहुत कम है, और यहां पर ऐसे जो 7 कॉल की थोड़ा और ज्यादा हो गई, 10 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी इतना है। सॉरी, यहां पर कुमुलेटिव है। ये जो हाइट है, ये जो हाइट आप देख रहे हैं 10, इसका मतलब कि 10 या 10 से कम काल, मतलब कि अगर औसत वैल्यू 10 है तो सीडीएफ मतलब 10 या 10 से कम काल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है यहां पर। तो ये हाइट ज्यादा है इसलिए कि 10 या 10 से कम काल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 10 से कम की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। मतलब 9 काल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस 8 काल प्लस 7 काल अप टू 0 काल, तो सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। इसलिए 10 पर ये हाइट ज्यादा हो गई है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये डेटा है 15 काल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 15 या 15 से कम काल आने की क्या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब इसमें देखिए 15 या 15 से कम काल में 10 की जो सीडीएफ वैल्यू है वो भी जुड़ेगी, और 14 13 काल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाएगी, इसलिए 15 काल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लास्ट में सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़, मतलब जिसे मान लीजिए 20 काल, टोटल मान लीजिए 20 काल ही संभव है, तो 20 काल का सीडीएफ मतलब 20 या 20 से कम काल, मतलब 0 काल से लेकर 20 काल, सारे नंबर ऑफ कॉल्स की प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो 20 पर जो कर्व आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज। इस तरह से सीडीएफ बनता है। अभी एग्जांपल में हम देखेंगे इसका इसकी केस है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, assume that the probability of an individual coal miner being killed in a mine accident during year is 1/2400। मान लीजिए कि 1 साल के अंदर एक कोल माइन में लोगों के मरने का जो औसत रेट है 2400 में 1 है, मतलब 1 साल के अंदर में 2400 लोग हैं अगर उस माइन में, तो 1 साल के अंदर एक आदमी मरेगा। ये औसत वैल्यू है, मतलब औसत मीन वैल्यू है 1/2400। तो सवाल यह है कि प्रोबेबिलिटी दैट माइन इंप्लाइंग 200 माइनर्स, अगर उस माइन में 200 लोग हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 फटल एक्सीडेंट इन ए ईयर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक आदमी मरेगा 200 अगर टोटल माइनर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, औसत जो डेटा है हमारे पास 1/2400 है, मतलब कि 1 साल के अंदर, साल भी वही है, तो मतलब 2400 लोगों में एक आदमी मरेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई औसतन 1/2400। तो यहां पर m जो हो जाएगा 1/2400 होगा, और टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है वो 200 माइनर्स हैं, तो n हो जाएगा 200, और p की वैल्यू हो जाएगी 1/2400। अब यहां पर देखिए m इक्वल टू np, मतलब कि यहां पर 200 जो n की वैल्यू है और 1/2400 ये p की वैल्यू है। यहां पर जो है np को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जा रहा है। 1/12 मतलब मीन, तो ये मीन वैल्यू है। और यहां पर p ऐसे हो जाएगा कि एक आदमी के मरने की प्रोबेबिलिटी, 2400 लोगों में एक आदमी मरेगा 1 साल के अंदर, तो एक आदमी मतलब एक इवेंट, तो 1 साल के अंदर 2400 लोगों में एक आदमी मरेगा, तो p जो है प्रोबेबिलिटी जो है 1/2400 है, और n टोटल नंबर ऑफ आदमियों की संख्या 200 है, तो m इक्वल टू np, ये हो जाएगा 200 गुणे 1/2400, ये 1/12 हो जाएगा, मतलब मीन फर्टिलिटी 1 साल के अंदर मीन जो m वैल्यू है 1/12 है। अब हमको जानना है कि कम से कम एक आदमी मरे 1 साल में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कम से कम एक मतलब कि एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी अप टू 200, मतलब ये प्रोबेबिलिटी
एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, अप टू 200, ये सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। अब चूंकि सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ जो है एक होता है, तो इसका मतलब कि इस वैल्यू में 1 2 3 4 अप टू 200 में केवल 0 बाकी रह गया है। अगर 0 की प्रोबेबिलिटी भी जोड़ दें तो टोटल सम 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 0 को छोड़कर बाकी जो एक आदमी के मरने, दो आदमी के, तीन आदमी, अप टू 200 आदमी के मरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो अगर जानना हो तो टोटल में से 0 आदमी के मरने की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, मतलब 1 माइनस P0। तो एटलीस्ट एक आदमी मरे, एक या एक से ज्यादा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 माइनस P0। यहां पर R की जगह पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 आदमी के मरने की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा। अब हम फार्मूला ऐसे लगाएंगे, मीन जो प्रोबेबिलिटी है m की वैल्यू 1/12 है, और टू द पावर 0, क्योंकि r की जगह पर 0 है, e टू द पावर माइनस देखिए m है यहां पर, माइनस 1/12 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, मतलब r का फैक्टोरियल। तो ये हो गया, ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/12, क्योंकि 1/12 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 1/फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.08 मतलब 8% हो जाएगा। मतलब कि 200 लोगों में एक साल के अंदर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक आदमी मरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 8% है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मशीन द्वारा, मान लीजिए कि बोल्ट बनाने वाली मशीन है, इसमें 3% बोल्ट के डिफेक्टिव होने के चांसेज हैं। 3% मतलब 3/100। और अगर हम रैंडमली बोल्ट को सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए 50 बोल्ट हम एक बॉक्स में रखें, और 50 बोल्ट में कितने चांसेस हैं मतलब डिफेक्टिव बोल्ट्स के, उसके ऊपर अगर हम लें तो हमको दो चीज जानना है कि 50 बोल्ट में एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी और पॉइजन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी है कि उस 50 बोल्ट के बॉक्स में 5 डिफेक्टिव हो। मतलब कि P की वैल्यू यहां पर एक बोल्ट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 3% है। तो एक इवेंट जो है, मतलब एक बोल्ट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट होगा यहां पर फेल होना की प्रोबेबिलिटी जो 3% है, मतलब P की वैल्यू 3/100 है, मतलब 0.03। और Q की वैल्यू हो जाएगी फेल न होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये होता है 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.03, ये हो जाएगा 0.97। और R हो जाएगा जो हम चाहते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, मतलब 5 बोल्ट खराब हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो R हो जाएगा यहां पर 5, और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएंगे 50। अब अगर हमको अगर इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फार्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए वो फार्मूला होता है NCR P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R। तो यहां पर 5 डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब R इक्वल टू 5 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ बोल्ट 50 है, तो NCR हो जाएगा 50C5, और P की जगह 0.03 है, टू द पावर R मतलब 5, और Q की जगह पर 0.97 है, टू द पावर N माइनस R मतलब 50 माइनस 5। इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ रहा है, मतलब 0.013। ये बाइनोमियल के हिसाब से। अगर इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें तो वो फार्मूला आ जाएगा, देखिए एक बोल्ट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/100 है, और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट 50 हैं, तो यहां पर मीन हो जाएगा M इक्वल टू NP, मतलब 50 इंटू 3/100, ये हो जाएगा 1.5 मीन की वैल्यू। अब मीन की वैल्यू हमको मालूम चल गई। अब फेवरेबल इवेंट हमको है R की वैल्यू 5 है, तो M और R
अगर हमको पता हो गए तो P5 मतलब कि PR का फार्मूला है, यहाँ पर देखिए मीन की वैल्यू जो है 1.5 m टू द पावर r मतलब 1.5 टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस मतलब m मतलब -1.5 डिवाइडेड बाई ये r का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल, तो ये इतना आता है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये 0.014 आ रहा है और बाइनोमियल के हिसाब से भी लगभग उतना ही आ रहा है 0.013 के आसपास। तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ 5 कस्टमर्स हु नीड ए व्हील चेयर व्हाइल एवरेज नंबर m इज गिवन। जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए औसतन जो है तीन लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। औसतन 3 लोगों को अगर व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है इन ए डे, एक दिन में किसी जगह पर औसतन, जैसे मान लीजिए कोई होटल है उसमें जो है एक दिन में 3 लोगों को जरूरत पड़ता है व्हील चेयर की, तो m हो जाएगा 3 और हमको प्रोबेबिलिटी जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ 5 कस्टमर्स, क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक दिन में 5 कस्टमर को व्हील चेयर की जरूरत पड़े। मतलब औसत जो होता है, औसत वैल्यू अगर 3 है, औसत वैल्यू आती है मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पिछला डेटा देख करके, तो औसत अगर 3 लोगों को जरूरत पड़ता है एक दिन में व्हील चेयर की, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसी एक दिन में 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाए। तो ये इस तरह का सवाल है। और कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ एटलीस्ट 5 कस्टमर हु नीड ए व्हील चेयर, मतलब दूसरा सवाल यह है कि कम से कम 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़े। मतलब एक पार्ट है सवाल का कि 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी एक दिन में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। दूसरा सवाल है कि कम से कम 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फार्मूला वही है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मीन जो है, मीन वैल्यू जो 3 है, 3 कस्टमर, और आर हम चाह रहे हैं जो कितने लोगों की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो आर इक्वल टू 5 है। सीधे सीधे फार्मूला रख देंगे P5 मतलब 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, इसकी पॉसिबिलिटी P5 इक्वल टू यही 3 टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल 0.101 मतलब कि 10% के करीब, मतलब 10% चांसेस हैं कि 5 लोगों को व्हील की चेयर की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 5 लोगों को व्हील चेयर की जरूरत पड़े। अब देखिए कम से कम 5 में 5 भी आएगा, 6 आएगा, 7, उसकी लिमिट नहीं है। इसका मतलब कि हमको CDF की जरूरत पड़ेगी। हमको ये जानना चाहे, अब देखिए यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 0 कस्टमर को जरूरत, 1 को जरूरत, अप टू जो है 4, 5, 6, 7, 10, 20 जितने भी आ सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो अगर हम ये जान लें कि CDF ऑफ 4 मतलब कि 4 कस्टमर या 4 से कम कस्टमर की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब कि 0 कस्टमर की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 कस्टमर की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 कस्टमर की प्रोबेबिलिटी अप टू 4 कस्टमर, इन सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें, और ये काम होगा CDF की वजह से, CDF का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो और उस सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़कर और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 5 लोग या 5 से ज्यादा लोगों को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखे हैं, P R ग्रेटर देन इक्वल टू 5। R मतलब कि फेवरेबल इवेंट, मतलब 5 लोगों को या 5 से ज्यादा लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐसे लिखेंगे P R ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इक्वल टू होगा 1 चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी है माइनस CDF ऑफ R लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 या 4 से कम लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है वो CDF से आएगी। तो 1 माइनस CDF ये फार्मूला आ जाएगा। अब CDF का फार्मूला जैसा कि हमने ऊपर बताया था ऐसे होता है, पॉइसन डॉट डिस्ट 4, 3, ट्रू। अब 4 इसलिए है कि हम
CDF जानना चाहते हैं 4, मतलब 4 या 4 से कम कस्टमर की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो R की जगह पर 4 है और मीन प्रोबेबिलिटी 3 है और ट्रू इसलिए है क्योंकि हम CDF जानना चाहते हैं। PMF के केस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो 1 माइनस ये फार्मूला यूज करेंगे तो इससे जो है हमको वो वैल्यू मिल जाएगी एक्सेल सीट के जरिए। चौथा क्वेश्चन है, वन वॉच सेलिंग कंपनी सेल्स एन एवरेज ऑफ 12 वॉचेज पर डे। एक वॉच की कंपनी एक दिन में 12 घड़ी बनाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग 10 वॉचेज एक दिन में, मतलब क्या कितनी, अगर औसतन वो एक दिन में 12 घड़ी बनाती है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में वो 10 घड़ी बनाएगी, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में कम से कम 10 घड़ी बनाएगी। कम से कम 10 मतलब 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, मतलब 10, 11, 12 ऐसे। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेलिंग मोर देन 1 वॉच इन फर्स्ट आवर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक घंटे में एक से ज्यादा घड़ी वो बेच सके। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहले सवाल को लेते हैं, सेलिंग 10 वॉचेज इन ए डे। तो देखिए अब ये तो क्लियर है कि M की जगह पर 12 है मीन वैल्यू और हम जानना चाहते हैं 10 वॉच की, तो R की जगह पर 10 है तो सीधे फार्मूला लगा दें P10 इक्वल टू ये 12 टू द पावर 10 इंटू ई टू द पावर -12 बटा 10 का फैक्टोरियल, ये 0.105 आएगा, मतलब 10.5% पॉसिबिलिटी है कि 10 वॉच वो एक दिन में बनाएगा अगर 12 उसका एवरेज है। एक्सेल सीट से अगर जानना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला है पॉइसन.डिस्ट। अब चूंकि ये PMF है, एक मतलब 10 वॉच बनाने की प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं, तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा, बाकी वही चीज रहेगा, R की जगह पर 10 और मीन वैल्यू की जगह पर 12। तो ये फार्मूला वही, यही आंसर आ जाएगा एक्सेल सीट में भी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एटलीस्ट 10 वॉचेज इन ए डे। एटलीस्ट 10 वॉचेज मतलब कि 10 या 10 से ज्यादा वॉच बनाने की प्रोबेबिलिटी। हम एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म में देखें तो यह होगा PR ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए 0 वॉच से 1 वॉच, 2 वॉच लेकर 10, 11, 12 अप टू जितने भी बन सकते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होगा। इसका मतलब कि अगर हम एक दिन में 9 या 9 से कम वॉच बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 9 या 9 से कम मतलब कि 0 वॉच, 1 वॉच, 2 वॉच से अप टू 9 वॉच, सबकी प्रोबेबिलिटी, सबकी का जो PMF वैल्यू है जोड़ देंगे तो ये टर्म आएगा PR लेस देन इक्वल टू 9, और इसको माइनस कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 से, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, मतलब PR ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये 9 या 9 से कम के लिए हम CDF का यूज करेंगे, पॉइसन.डिस्ट 9 इसलिए है कि हम 9 या 9 से कम वॉच की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, सबका जोड़, तो R की जगह पर यहां पर 9 हो जाएगा और मीन वैल्यू 12 है और ट्रू इसलिए कि CDF यूज कर रहे हैं, तो 1 माइनस ये जो टर्म होगा इसकी वैल्यू ये 0.758 है। इसका मतलब कि 10 या 10 से 12 10 या 10 से ज्यादा वॉच एक दिन में बेचने की प्रोबेबिलिटी 75.8% है, 76 के करीब। अब तीसरा सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग मोर देन 1 वॉच इन द फर्स्ट आवर। अब यहां पर देखिए जो मीन वैल्यू थी एक दिन में 12 वॉच बेचने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग मोर देन 1, एक दिन, एक घंटे में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक से ज्यादा घड़ी बिकेगी। और मीन वैल्यू जो आया था 12 वो एक दिन के लिए था, M in terms of sales per day, while we need to calculate it in a terms of sales per hour। अब हम ऐसे करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में अगर 12 वॉच बनते हैं तो एक घंटे में बनेंगे 12/24, मतलब 0.4, आधे वॉच बनेंगे, तो मीन
यहाँ पर हम लेंगे 0.5, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो 1 घंटे का है। 1 घंटे में एक से ज्यादा वॉच बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम मीन 1 घंटे का लेंगे तो आता है 12/24.5 पर आवर। अब हमको जानना है एक या एक से ज्यादा, इसका मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी में केवल 0 बाकी रह गया है। 0 वॉच, 1 वॉच, 2 वॉच, 3 वॉच। तो इसका मतलब कि 1 माइनस हमको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 में केवल 0 आ जाएगा, सॉरी 0 आएगा और 1 आएगा। हम जानना चाहते हैं एटलीस्ट 10 वॉचेज, सॉरी एट मोर देन 1 वॉच। यहां ध्यान लीजिए, एटलीस्ट जो ऊपर वाला सवाल था सेकंड नंबर, इसमें एटलीस्ट था, मतलब इसमें 10 शामिल था, 10 या 10 से ज्यादा था। ये तीसरे सवाल में सेलिंग मोर देन 1 वॉच, मोर देन 1 वॉच में ध्यान दीजिए 2 या 2 से ज्यादा, एक नहीं शामिल है। तो हमको सीडीएफ में रखना पड़ेगा एक, आर की वैल्यू 1, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक या एक से कम वॉच सेल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो पॉइजन का जो फार्मूला है सीडीएफ वाला, इसमें आर की जगह 1 रखेंगे, तब आएगा 1 वॉच या 1 वॉच से कम वॉच, मतलब 0 वॉच बेचने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी एम की जगह पर यहाँ पर जो है 1 घंटे में जो 0.5 वैल्यू आया है एम का वो रखेंगे, और ट्रू तो इसलिए कि सीडीएफ है। तो ये टर्म, ये एक्सेल का टर्म ये बताएगा कि 1 घंटे में एक या एक से कम वॉच की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा वॉच बेचने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा वैल्यू 0.090%, मतलब कि करीब 9%। तो 9% पॉसिबिलिटी है कि 1 घंटे में एक से ज्यादा वॉच बिके। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और इसमें जो मेन अजम्पशन ये था कि अब इसे मान लीजिए, इसमें इस सवाल में ये है कि 1 घंटे में तो औसत समझ में आता है, लेकिन 1 घंटा अगर हम लेंगे, एकदम सुबह का लेंगे या रात में ले लेंगे, 12 बजे लें या 4 बजे भोर में, तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन है कि सारे टाइम फ्रेम में सेम मीन वैल्यू हो, ऐसा नहीं है। दिन के समय में वर्किंग आवर में जो वॉच मैन्युफैक्चर की या बेचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रात में काफी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ लिमिटेशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।